हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर मैंने बनाया था। ये कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा जब आपने अप्लाई करना है या आपने कोई भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया या शेंजन कंट्री का, तो उसके लिए आपकी आईटीआर कितनी होनी चाहिए और मतलब आईटीआर कैसी होनी चाहिए। बेसिकली कैसी का मतलब ये होता है कि वो मतलब कि आपने उसमें कितना दिखाना है कि आपकी कितनी इनकम है। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए भरी जाती है कि आपने ये शो करना है कि मैं यहाँ अपने होम कंट्री में, यानी कि इंडिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में मैं एक काम, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ और मैं एम्प्लॉयड हूँ और वेल सेटल्ड हूँ यहाँ पे और मेरे पास इनकम है। मैं यहाँ पे अच्छी लाइफ जी रहा हूँ और मैं अपना जो खर्चा है पूरा अपने आप अफोर्ड कर रहा हूँ और मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो इसका जो आईटीआर का ये मेन मकसद है। ये एक और बात है कि जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न है, एक तरह का एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं अपने कंट्री में। आप फ्री नहीं हैं और आप एम्प्लॉयड हैं। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी आईटीआर्स हैं, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो टाइम पे फिल होनी चाहिए, टाइम में सबमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो आईटीआर है वो सारी लेट लेट लास्ट डेट के बाद फाइल हुई हो। ये वो वाली आईटीआर आपकी नहीं चलेंगी। जब भी आप आईटीआर सबमिट करें तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको लास्ट डेट से पहले ही फाइल कर दें। ये ना हो कि आप जितनी भी आईटीआर लगा रहे हैं अपने फाइल में वो सारी लेट आईटीआर है और कोई पेनल्टी दी हुई है उसमें। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा वीज़ा की फाइल में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो भी आईटीआर आपने सबमिट करनी है तो वो लेट ना हो, वो लास्ट डेट से पहले ही सबमिट हो जाए। तो वही आईटीआर का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लेट सबमिट करेंगे तो इसका मतलब जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये समझेगा कि आपने सिर्फ वीज़ा के फाइल लगाने के पर्पज से ये आईटीआर फिल किया। आप ये आईटीआर एक तरह की आपके आपको एक तरह की इन आईटीआर की आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी आईटीआर है वो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी आईटीआर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके हिसाब से होनी चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके हिसाब से होनी चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और प्रोफाइल का मतलब होता है फाइनेंशियल प्रोफाइल। आपका जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है उसको रिफ्लेक्ट करती होनी चाहिए आपकी आईटीआर। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इसमें ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अनमैरिड है तो आपकी जो आईटीआर है कम भी चल जाएगी। पर अगर आप मैरिड है तो आपकी आईटीआर उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जो अनमैरिड, जब आप अनमैरिड थे जब उतनी आईटीआर आप जब भरते थे, जब आपकी मैरिज हो जाती है तो उसके बाद उसकी आई आप उसके बाद आपकी आईटीआर है थोड़ी ज़्यादा अमाउंट की होनी चाहिए। और जब आपके बच्चे हैं, जैसे आपका एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, उसी हिसाब से आपकी आईटीआर इंक्रीज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अनमैरिड थे जब उतनी आईटीआर भर रहे हैं और अगर आपके अब मैरिज हो गई या आपके बच्चे भी हैं तो वो फिर भी आप उतनी आईटीआर शो कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी। आपकी आईटीआर इंक्रीज होनी चाहिए उसके हिसाब से। और मोर ओवर अगर आपकी अगर आपकी वाइफ काम कर रही है, आपकी स्पाउस काम कर रहा है, तो चल जाएगा कि आपकी आईटीआर अगर उतनी भी है तब भी चल जाएगा कि चलो आपका जो स्पाउस है वो काम कर रहा है, वो अपनी एक अलग से आईटीआर फिल कर रहा है। फिर भी अगर आप मैरिज के बाद और अपने बच्चों के बाद अपनी आईटीआर थोड़ा बढ़ा के सबमिट कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो इसमें मैं जो फिफ्थ पॉइंट में जो मैंने अभी पहले भी एक पॉइंट डिस्कस किया है कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए आईटीआर। तो प्रोफाइल में मैं ये बताना चाहता हूँ, सपोज करो आपकी अगर जॉब है फिर तो ठीक है, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी आईटीआर होगी। पर इन केस आप बिजनेस प्रोफाइल है आपकी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप बहुत चीज़ें मैटर करती है। देखिए आप बिजनेस कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही हाई फाई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, हम केस लिए, तो उसमें नेचुरली आईटीआर आपकी हायर साइड पे होगी। अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो छोटा बिजनेस है, उसके हिसाब से आईटीआर आपकी होगी, कम भी चल जाएगी उसमें। तो इस चीज़ को आपने देखना है, आपने कौन सा बिजनेस उसमें आप शो कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए।
और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप किसी बड़े शहर में बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे आईटीआर आपकी हायर होनी चाहिए। और ये बात कि आपका जो बिज़नेस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आपका बिज़नेस पॉश एरिया में है, आपका बिज़नेस हाई फाई एरिया में, आपका ऑफिस हाई फाई एरिया में है, तो आपकी आईटीआर नेचुरली बड़ी हायर साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके ऑफिस का किराया ही बहुत ज़्यादा होगा, या आपकी जो शॉप है, आपका जो वहाँ पे शोरूम है या इस्टेब्लिशमेंट है जो भी है, उसका जो आपके खर्चे भी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। अगर आपका बिजनेस एक मेट्रो सिटी में है या एक नॉर्मल सिटी में है, उस हिसाब से आपकी आईटीआर होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक रूरल एरिया में है, जैसे गांव में है, तो आपकी आईटीआर उस हिसाब से होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप ये मत सोचिए कि बस एक कांस्टेंट आपने कह दिया कि मैंने आईटीआर फाइल कर दी है, 5 लाख रुपए इनकम दिखा दिए, तो वो नहीं चलेगी। देखिए, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी आईटीआर को काफ़ी फैक्टर्स के ऊपर जज करते हैं, उसमें वो काफ़ी पॉइंट देखते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख के अपनी आईटीआर फाइल कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं कि 6वें पॉइंट पे। अब देखिए, ये तो मैंने मेन आपको पॉइंट बताए हैं, हो सकता है इसमें से कोई पॉइंट मिस भी हो गया हो। अब ये 6वां एक पॉइंट है, इसमें भी आपको मैं जैसे बिजनेस के बारे में बताया, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा आप कहाँ रहते हैं। अगर आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी आईटीआर ज़्यादा होगी नेचुरली, क्योंकि वहाँ पे खर्चे उस हिसाब से होते हैं, आपकी इनकम उस हिसाब से होती है। अगर आप एक बहुत बड़े शहर में, दिल्ली में रहते हैं, जैसे मुंबई में रहते हैं, या जो भी बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, और वहाँ पे आप बहुत पॉश एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो उसका तो खर्चा ही उस हिसाब से होगा, उस हिसाब से आपकी आईटीआर होनी चाहिए। तो उससे वो जो वीज़ा ऑफिसर है वो जज कर लेगा कि आपकी आईटीआर सही है या गलत भरी है आपने। तो इन सब चीज़ों को, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। उसके बाद आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका अपना घर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी आईटीआर कितनी होनी चाहिए। तो ये सब जो मोटे मोटे फैक्टर हैं मैंने बताए हैं, इन चीज़ों को आप देख के, इनको आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से जज करके अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने आईटीआर नॉन टैक्सेबल ही बनानी है। आप थोड़ा बहुत, अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप टैक्स पे कर दीजिए, वही आईटीआर का आपको बेनिफिट मिल जाएगा वीज़ा की एप्लीकेशन में। वैसे भी आपको अपनी आईटीआर का बेनिफिट मिलता ही है, वो आप भली भांति जानते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर आपके आईटीआर को बहुत अच्छे तरह से देखता है और उसको जज करता है, और उसके आपकी प्रोफाइल को वो अंदाज़ा लगाता है कि आप अपने कंट्री में वेल सेटल्ड है या नहीं है, और उसी बेस के ऊपर आपको जो वीज़ा ग्रांट होता है, उससे उसी से वो जो वीज़ा ऑफिसर है ये जज करता है कि आप वहाँ अगर कनाडा जाएंगे तो वहाँ से घूम कर आप वापस आएंगे, और आप वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो तभी आपको जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वो ग्रांट किया जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो सचमुच में पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जो इस वीडियो के ऊपर मेरा जो मोबाइल नंबर आ रहा है उसको आप, उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल या किसी भी कंट्री की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से इस फ़ोन पे बात करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और मेरे को मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हैं और अपनी फ़ाइल बनवा सकते हैं मेरे से। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपकी फ़ाइल बनाने में। तो इसके बाद अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं,
कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।